दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों एक दिन हेमलता राधा से बोली कि चलो अपने गांव की सीमा पर घूम के आते हैं। लेकिन राधा ने कहा कि नहीं, मेरे भाई ने मना किया है कि कहीं नहीं जाना। वो हेमलता कहती है कि हाँ, मुझे पता है तेरी शादी होने वाली है और तेरे भाई ने तुझे कहीं बाहर जाने से मना किया है, पर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, गांव के सीमा तक घूम के आते हैं। फिर वो दोनों राधा और हेमलता वहाँ चली जाती हैं। लेकिन जब वहाँ जाती हैं, वहाँ का दृश्य देखकर राधा कहती है कि वाह, बड़ा मनोरम दृश्य है। हेमलता कहती है मैं यही तो दिखाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। अब वहाँ जब वो ये बातें कर रही थी, वहाँ पर एक तब तक चूड़ी वाला आ जाता है और कहता है हरी पीली लाल रंग की चूड़ी ले लो, जो पसंद है ले लो। वो चूड़ी वाले से चूड़ी खरीदती हैं और पहन लेती हैं। वो कहती हैं लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम्हें गांव में चूड़ी बेचने के लिए जाना चाहिए। वो कहता है कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो मत दो, मैं रानी साहिबा और राजकुमारी को चूड़ी भेंट करने जा रहा था। तो वो कहती हैं तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कल वो दोनों यहाँ आने वाली हैं तालाब पे। वो हर हफ्ते यहाँ तालाब पर दोनों आती हैं। वो फिर वहाँ पर रुक जाता है, कहता है इससे अच्छी बात क्या होगी, मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ, मेरे को चलना भी नहीं पड़ेगा। वो वहाँ रुक जाता है और जब दूसरे दिन वो वहाँ पर आती हैं राजकुमारी और रानी, तो वो वहाँ पर अपनी गठरी चूड़ियों की लेकर के पहुँच जाता है और वो चूड़ियाँ उनको भेंट। वो रानी बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है मेरा काम नगर नगर जाकर चूड़ियाँ बेचने का है, इसलिए मैं यहाँ भी चूड़ी बेचने आया हूँ। वो कहती है ठीक है। वो उनसे चूड़ी लेती हैं और जो राजकुमारी होती हैं वो लाल रंग की चूड़ी लेती है, रानी नीले रंग की चूड़ी पहनती है। अब दोनों चूड़ी पहन के उसको रानी अपना हार देना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, और वो चला जाता है। फिर जब वो चला जाता है तो वहाँ पर जब दूसरे दिन सुबह होती है, तो दूसरे दिन सुबह जो हेमलता और राधा होती हैं वो दोनों बूढ़ी हो चुकी थी और रानी और राजकुमारी भी बूढ़ी हो चुकी थी। होता ये है कि राजा जब वो चूड़ी पहन के वहाँ जाती है, राजा कहता है आज तुम्हें बहुत देर हो गई। वो कहती है हाँ, हम चूड़ी वाला आया था और हमने चूड़ियाँ खरीदी, इसलिए हमें लेट हो गई। तो ऐसे बोलते बोलते एकदम से रानी काली पड़ने लग गई और उसका रंग बदल गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए, वो बुढ़ी हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसे लगता था जैसे रानी के शरीर में रक्त की एक भी बूंद नहीं बची हो। और जब वो गिर जाती है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, राजा उसको देखकर जब तक बोलने लगते हैं, राजकुमारी कहती है माँ क्या हुआ, माँ को क्या हुआ। तभी राजकुमारी का रंग भी बदलने लगता है और राजकुमारी के बाल भी बदलने लगते हैं, वो एकदम से बुढ़ी औरत में बदल जाती है। और फिर जब राजा कहता है राजकुमारी तुम्हें क्या हुआ, राजकुमारी तुम्हें क्या हुआ, फिर वो अपने सैनिकों को आवाज़ लगाता है। राजकुमारी भी तब तक बेहोश होकर के गिर जाती है। अब जब वो गिर जाती है तो राजा वो ठीक ही नहीं होती है। तो राजा जो है अपनी जो राज रानी होता है उसका दाह संस्कार दूसरे दिन कर देता है। और वहाँ पर पेड़ के पास एक अफसोस कर रहा होता है, सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जो मुखिया होता है वो घूमते घूमते अशोक के पास आता है। अशोक भी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। वो अशोक को कहता है कि अशोक, गजब हो गया, मेरी बेटी कल चूड़ियाँ पहनी थी, किसी ने उसको फ्री में चूड़ियाँ दी थी और अब वो एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी है। जब वो सो के उठी तो देखो तुम्हारी बहन भी कहीं ना हो गई हो, उसने भी कल चूड़ियाँ पहनी थी। और वो देखता है, वो भागा भागा घर जाता है और देखता है तो उसकी बहन भी एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। वो अपनी एक शीशा उठाता है और अपनी बहन के आगे खड़ा हो जाता है। वो कहता है राधा राधा उठो, राधा उठो।
वो राधा उठती है, कहती है क्या भैया क्यों उठा रहे हो, सोने दो। वो कहता है, शीशा दिखाता है उसको, आईना दिखाता है और कहता है देखो। वो देखती है, वो एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी और घबरा गई थी। तब वो बताता है कि मुखिया जी आए थे और उनकी बहन भी बूढ़ी औरत में बदल चुकी है। वो फिर मुखिया वो कहता है कि अब मुझे राजा विक्रम के पास जाना चाहिए और उनको सब बताना चाहिए, वही इसका समाधान कर सकते हैं। फिर वो राजा के पास जाता है और बताता है कि मेरी बहन ने चूड़ियाँ ली थी। राजा उसको पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है और कहता है कि मेरी बहन ने चूड़ियाँ पहनी थी, वो बूढ़ी औरत में बदल चुकी है और गांव की जितनी भी औरतें थीं जिसने भी उससे चूड़ी ली थी वो सब बूढ़ी हो चुकी हैं। और राजा कहता है कि मेरी पत्नी और बेटी ने भी कल उस चूड़ी वाले से चूड़ी पहनी थी और मेरी पत्नी उसकी चूड़ियाँ पहनकर मर गई और मेरी बेटी भी बूढ़ी औरत में बदल चुकी है। अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि हमें एक गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ पर एक साधु महात्मा है, उनके पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, वो कुछ उपाय बताएंगे। अब दोनों के दोनों वहाँ पर जाते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं तो वो साधु कहते हैं राजा को देखकर कि हमें अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, क्या तुम उन चूड़ियों को नहीं पहचानते। तो राजा कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, अपना नहीं तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो साधु कहते हैं क्या तुम उसी तरीके से मेरा सिर काटना चाहते हो जैसे 20 वर्ष पहले भी तुमने किसी का सिर काटा था। ये सुनकर राजा वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का जो होता है वो खड़ा रहता है और वो साधु को कहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई वो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आई, पर अब क्या किया जाए, मेरा मकसद ये है कि वो सब ठीक कैसे होंगे, इसका कुछ उपाय बताओ। उसने साधु ने कहा शायद तुम मेरी बात का विश्वास ना करो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा, पहले सच्चाई की तह तक तुम्हें जाना चाहिए। साधु ने आंखें बंद की और खोली। उस तेज में से एक चित्र निकल कर आया जो राजा विक्रमादित्य की जवानी का था। वो लड़का जो अशोक होता है वो कहता है ये तो राजा विक्रमादित्य का है। वो कहते हैं, साधु कहते हैं हाँ, अब तुम्हें ये चित्र लेकर के वीरगढ़ राज्य में प्रवेश करना होगा और वहाँ एक झोपड़ी है जिसमें जो कोई भी मिलेगा उसको ये चित्र दिखाना होगा और इस चित्र के बारे में उनसे जानना होगा सच्चाई को, तो वो ही इसका खुलासा करेंगे। वो वहाँ जाता है, 3 दिन उसको वहाँ पहुँचने में लगते हैं। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री उसको बैठी हुई मिलती है। वो कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब वो बूढ़ी औरत को चित्र दिखाकर पूछता है क्या आप इसे जानती हैं। वो गुस्सा हो गई और कहने लगती हैं कि इसकी सूरत मुझे नहीं देखनी, हटा लो इसको यहाँ पर क्यों लाए। ये वो बोलता है ये किसका चित्र है। वो कहती है ये मेरा नालायक बेटा है। और वो कहता है नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये एक राजा हैं। वो कहती है कि ये राजा हो या कोई भी हो, ये है तो मेरा नालायक बेटा ही, जिसकी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया और मेरे पति को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने पिता के साथ चूड़ियाँ बेचने जाया करता था। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई और मेरी बीमारी के कारण साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और साहूकार को अब कर्ज कहाँ से देते, क्योंकि हमारे पास इतना धन तो था नहीं। तो मेरे पति ने वो जो चूड़ियाँ थी वो साहूकार से कहा कि ठीक है, मैं अपनी चूड़ियाँ जो मेरे पास हैं मैं सब तुम्हें दे दूँगा। तो मेरे जब नालायक बेटे ने सुना तो वो चूड़ियों की गठरी लेकर के घर से भाग गया। और जब वो साहूकार हमारे घर में आया और झगड़ा करने लगा, उसके पिता ने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना और उसने साहूकार ने बहुत मेरे पति को पीटा और उनको इतना पीटा कि वो बीमार हो गए, उनको इतना गम बैठ गया और उन्होंने
कुछ दिन बाद अंतिम सांसें ले ली। तभी से और तभी से मैं अपने बेटे, नालायक बेटे की इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। अब इतना बोलते ही और मैं उसको कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकती। इतना कहते ही वो गिर गई और बुढ़िया ने अंतिम सांस ले ली। जब वो मर गई तो इस लड़के ने बुढ़िया को उसकी झोपड़ी के आगे ही जला दिया और उसकी अस्थियों को एक पात्र में भर के और अपने साथ ले आया। जब ले आता है उनकी अस्थियों को, तो वो राजा के पास जाता है और राजा को पूछता है, महाराज आप मुझे अब सारी बात बताइए, चूड़ी वाला कौन था? और वो कहता है, मैं चूड़ी वाले को तो नहीं जानता। राजा बहुत रोता है और कहता है, पर वो चूड़ियाँ वही थी जिनको मैं घर से लेकर के भागा था और 25 वर्ष इस बात को हो गए हैं। और मैं वहाँ से जब 25 वर्ष पहले चूड़ियाँ लेकर के भागा था, तो मैं जब आया था तो एक झील के किनारे, एक नदी तालाब के किनारे राजा और रानी और उनका 10 साल का बेटा खड़े थे और उनका जो वफादार सैनिक था वो एक झाड़ियों उनसे कुछ दूरी पर झाड़ियों में किसी नकाबपोश से बातें कर रहा था राजा रानी को मारने की। मैंने वो बातें सुन ली। अब मैं जब वो नकाबपोश चला जाता है तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तब वो कहता है कि मेरे को तलवार देखकर वो कहता है, मुझे भी लालच आ गया था और मुझे तलवार देखकर वो कहता है कि ठीक है, तुम ये तलवार लो और उनका वध कर दो और वो मर जाएंगे तो तुम वहाँ का राजा बन जाना और मैं वहाँ घोषित कर दूँगा और मैं वहाँ से आधी स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चला जाऊँगा और मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। अब यही होता है और वो वहाँ से मैं वहाँ पर जाता हूँ। राजा कुछ समझ पाता, मैं अपने झोली से तलवार निकाल के राजा को मार देता हूँ और रानी को भी तुरंत ही मार देता हूँ। वो लड़का जब देखता है 10 साल का तो मुझे पकड़ने की कोशिश करता है। वो मेरी गठरी को पकड़ता है और मेरी गठरी उसके हाथ में आ जाती है और जब वो गठरी मुझे पकड़ रहा था तो मैं उसको तालाब में धक्का दे देता हूँ और तालाब में धक्का देते ही वो वहाँ गिर जाता है। मैं सोचता हूँ वो मर गया, लेकिन वो तालाब में बहुत नीचे गिर गया था जहाँ डायन रहती थी। उसके बाद उस तालाब में कई सालों से कोई मनुष्य नहीं आया था। डायन के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो उस बच्चे को मार देती या उस पर सम्मोहन करके ज़िंदा रखती। अब डायन ने यही किया, वो सम्मोहन करके उस बच्चे को ज़िंदा रखा और वो जो चूड़ियों पर जादू कर दिया। अब वो जो चूड़ी पहन के ऐसा जादू किया कि जो उनको पहनेगा वो बुढ़ा हो जाएगा। अब उनको पहनकर मेरी पत्नी मर गई और मेरी बेटी बुढ़ी हो गई है। अब वो लड़का कहता है, गांव में जितनी भी स्त्रियों ने चूड़ियाँ खरीदी थी वो सब बुढ़ी हो चुकी हैं। और साधु के पास जाते हैं, साधु को सारी बात बताते हैं। तो साधु अपनी झोली से एक सिंदूर की डब्बी निकालता है और राजा को देता है और कहता है कि ये तुम जाके नदी में इसको लेके कूद जाना और डायन के ऊपर जब तुम इसको डालोगे तो डायन भस्म हो जाएगी और डायन के भस्म होने के साथ साथ तुम भी भस्म हो जाओगे और आदित्य जो है उसके ऊपर से सम्मोहन हट जाएगा और वो पहले जैसा हो जाएगा। तब राजा विक्रम ने कहा कि मेरी पुत्री का क्या होगा? तो वो लड़का होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा।
तो वो कहता है, राजा विक्रम अपने पास सिंदूर लेता है और उस तालाब में छलांग लगा देता है। और छलांग लगाते ही वो सिंदूर को एक गुफा के आगे जैसे पहुंचता है, वहाँ उस सिंदूर को उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। उसके साथ ही वो लड़का वहाँ पर आदित्य भी खड़ा था, जो उस टाइम सम्मोहन की हालत में था। अब जब वो उस चुड़ैल के ऊपर वो सिंदूर छिड़क डालता है तो वो भस्म होने लगती है, साथ ही राजा भी भस्म हो जाता है। आदित्य में से सम्मोहन हट जाता है और वो ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ अशोक पहुँचा और उसने आदित्य को सब कुछ बता दिया। गांव में अब सब ठीक हो चुके थे और अशोक ने जो उसकी अस्थियां थी राजा के माँ की, वो पानी में बहा दी और विक्रम की बेटी से, राजा विक्रम की बेटी से शादी कर ली। अब आदित्य राजा बन गया था। अब गांव में सब लोग ठीक हो चुके थे। अब तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।